इन्होंने तबाही कर दी है, मुल्क की भी तबाही कर दी है। पुलिस में ऐसी ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स हो रही है ना कि आप लोगों को सबक सिखाया जाए। ये हथकंडे जो है ना, ये बौखलाहट के हथकंडे हैं, तो इससे भी फर्क पड़ता है। मीटिंग हुई थी तकरीबन हफ्ता पहले, वो मीटिंग शुरू हो गई। वो चेयरमैन जो है सीपैक वो कर रहे थे उसको। मैंने कहा कि ये हमारी मीटिंग इज इलीगल बिकॉज इफ यू आर सिटिंग हियर इन व्हाट कैपेसिटी आर यू सिटिंग हियर। मेरी चाइनीज एम्बेसडर से और उनके अमले से मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और 16 को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जलसा है गुजरांवाला में, उससे अब काफ़ी लोगों को उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं अपोजिशन के अंदर। गुजरांवाला जो है वो PMLN का स्ट्रॉन्ग फोल्ड है, गढ़ है उनका, और वहाँ पे बड़ा जलसा ना होना वो अपना ख़तरे की अलामत होगी। जलसा तो उनका होना चाहिए अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन PML उससे क्या करना चाह रही है, आज उनके एक बहुत सीनियर रहनुमा साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली जनाब अयाज सादिक साहब ने एग्री किया हमें बताने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अयाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि 16 को जलसे में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं जलसे का तो आपको यही कह सकता हूँ कि एक तो जिस तरह आपने अभी इंट्रोडक्शन में कह दिया कि गुजरांवाला एक हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। दूसरा, हमारा ये ख्याल था कि ये गुजरांवाला का ही जलसा रह जाएगा, मगर हमें हमारे हल्के वाले लोग कह रहे हैं कि जी हमने भी चलना है, हमने भी जाना है। तो वो हमारे लिए मुश्किल हो रही है। हमने सोचा था कि हम लोग, हमारे MP MNA तो कम से कम चले जाएंगे, बट हमने फिर कुछ लोगों से कहा अच्छा चलो साथ चले चलना। तो वो होते होते उनका नंबर आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ता जा रहा है कि मैं तो खुद हैरान हूँ कि लोग खुद कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, कितने एंथुजियास्टिक हैं वहाँ लीडरशिप की बातें सुनने का, उनको देखने का। तो वो एंथुजियाज्म बहुत ज्यादा है और दिस इज मोर देन माय एक्सपेक्टेशन। जो कि मैं बड़े क्लियर वर्ड में आपको बताऊं, मैं इतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्योंकि गुजरांवाला लाहौर में होता तो लाहौर वाले तेज होते, मगर हमारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि जी किस तरह जा रहे हैं, फिर हम कैसे चलें, हम मोटरसाइकिल पे चलें या हम गाड़ी का बंदोबस्त करें या हम किस तरह करें। तो वो मुझे पहले भी हम जाते रहे हैं, करते रहे हैं, तो इतना एंथुजियाज्म नहीं नजर आया। और जनरल पब्लिक में भी जो हमारे लोग कह रहे हैं कि लोग जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो कहते हैं कि यार इन्होंने तबाही कर दी है, मुल्क की भी तबाही कर दी है, महंगाई इतनी बढ़ा दी है, खाने पीने की चीज़ों का तो अब गुजारा नहीं होता। आटा, चीनी, गोश्त, मुर्गी, दाल, सब्जी, हर चीज इतनी बढ़ गई है कि अब बर्दाश्त से बाहर है। तो हमने जब यहाँ बेरोजगार है तो चलो वहां चलते हैं, जाके मेले देख के आएंगे। तो इस तरह के भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जो कि हमें ये लगता है कि वो जलसा माशाल्लाह बहुत बड़ा होगा। और अच्छा। दूसरा ये कि रोक टोक शुरू होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरे स्पेशल ब्रांच वाले आए थे और आज इससे 2 दिन पहले रेस कोर्स थाने वाले आए थे, उससे एक आधा दिन पहले फिर रेस कोर्स थाने वाले। और स्पेशल ब्रांच वाले और थाने वाले ये पूछ रहे थे कि उनका नंबर बता दें, उनका यही एड्रेस है, यही घर है और गाड़ी कौन सी होती है उनके पास। और वो इस तरह के सवाल कर रहे हैं जो कि मैं हैरान हूँ। अगर इतना ही ये डिसऑर्गेनाइज है, जिनको ये भी नहीं पता कि इनका फॉर्मर स्पीकर कहाँ रहता है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो बाकियों के बारे में क्या होगी। तो इन्होंने पकड़ पकड़ तो शुरू कर दी है। सदर में हमारे कुछ लोगों को आज उठाया है और इस तरह कर रहे हैं, बट इंशाल्लाह ये चीजें होती रहेगी और हम वो अपना काम करें, हम अपना करें। और ये हमारे लिए तो बल्कि खबर बन रही है कि इसको उठा लिया, उसको उठा लिया, बट ये लोगों को रोकेगा नहीं इंशाल्लाह। तो अयाज साहब, मुझे अभी पता चला है कि थोड़ी देर पहले पहली FIR कटी है गुजरांवाला में कोविड-19 के ऊपर। तो वो जी गवर्नमेंट ये कर रही है, तो आपको जलसे की इजाज़त मिल जाएगी इस तरह? देखिए, अब तो हालात वैसे चलेंगे, जलसे की इजाजत दे देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं देंगे तो फिर हम सड़कों पे जलसे करेंगे, फिर जहां जो जगह मिल जाएगी वहां पे करेंगे। ये पर्चे काटते रहे। इनको कोविड परसों नहीं याद आया जब ये पिंडी में अपना जलसा कर रहे थे, या जब खान साहब ने कन्वेंशन सेंटर में इतने लोग इकट्ठे किए थे तब इनको जल्द नहीं आ रहा था कोविड याद। आज इन्हें कोविड आ गया तो वहां उनके ऊपर भी तो पर्चे काटे
मगर ये चीजें, ये हथकंडे जो है ना, ये घबराहट के, कंफ्यूजन के और बौखलाहट के हथकंडे हैं, तो इससे नहीं फर्क पड़ता। ये काटे जितनी FIR काटनी, अगर SOP देखा जाए तो मुझे दिखा दें पूरे लाहौर में कहाँ SOP फॉलो हो रहा है। नहीं हो बहुत रहा, बहुत नहीं हो लोग रहा। अपने लेकिन तौर पहली दफ़ा आज डबल डिजिट में डेथ्स चली गई है, 15 हो गई हैं डेथ्स अब कोविड से 24 घंटे में। इसलिए कि अब टेस्टिंग करनी शुरू कर दी है ना। पहले जब टेस्टिंग ही बंद कर दी थी गवर्नमेंट, किसी हॉस्पिटल में टेस्टिंग नहीं हो रही थी। कोई जाता था कि जाए डॉक्टर की सब्सक्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन लेके आए, अच्छा जी देखें आपको तो सिम्टम कोई नहीं, नहीं आपको जरूरत ही नहीं, इस तरह करके भेजे। अब ये करना शुरू हो रहा है, जो पहले छुपा रहे थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो रहा है। अच्छा, अल्टीमेट मोटिव क्या होगा? जलसा, सेकंड जलसा, थर्ड जलसा, सो ऑन, क्या होगा अल्टीमेट मोटिव? देखें, जो हमारा जो PTM में प्लान बना था, मैं उस मीटिंग में भी था, और जो फिर हमारी स्टीयरिंग कमेटी बनी है उसमें भी जब था, तो वहाँ यही था कि हम पहले मोबिलाइजेशन तो हमने शुरू कर दी है, PMLN की अपनी तो वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ का जलसा है, फिर कराची का है, क्वेटा है, पेशावर है और फिर आखिरी लाहौर में होगा। और लाहौर के बाद फिर हमारी मार्च होगी। इस दौरान ये भी फैसला होगा, जलसों के दौरान ये सीनियर क़यादत डिसाइड करेगी कि हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी देना है, कब देना है, किस वक्त देना है। वो जब हम मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ तब देना है, उससे पहले देना है या बाद में देना है। मगर ये याद रखें, उनका तो एक कजन था, तो हमारे तो 11 कजन हैं। प्रॉब्लम ये है अयाज साहब कि हमने तारुल कादरी साहब का धरना देखा, लॉन्ग मार्च देखी, पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं हुआ। हमने PTI का धरना, मैं तो उसमें शामिल था, वो इतने महीने रहा, लेकिन PMLN की हुकूमत को कुछ नहीं हुआ। तो आपके यानी एहतजाज में ऐसी कौन सी बात आ जाएगी कि हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी? मैंने कंटेनर पे खड़े होके 2 दफा तकरीर की थी मौलाना साहब के धरने की। अगर आप उनको कंपेयर करें बाकी धरनों से, तो जमीन आसमान का फर्क है। वो धरना जो था, उसमें जो लोगों की आंखों में चमक थी, जो उनके जज्बात थे, जो उनकी सोच थी, वो कंटेनर पे चढ़ के नजर आते हैं। वो 150-200 वाला नहीं कि रात को घर चले गए, सुबह आके फिर गाना बजाना शुरू कर दिया। और वो आपने भी देखा था, आप भी इस वक्त। लेकिन ये तो नाना कहें सर, अपना हमारे साथ बड़े लोग थे। जी, ये तो नाना कहें हमारे साथ बहुत लोग थे सर। मगर आपको भी पता है ना, हम वहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में थे ना लोग, हाँ। और वहां से हमें नजर आ जाता था। लोग जाके पहाड़ी के ऊपर खड़े होके देखते थे। मैं भी कई दफा वहां गया हूँ, जाके देखा है कि 100-150 लोग रह जाते थे, खाली कुर्सियां। फिर सुबह आते थे, फिर शाम को रौनक लग जाती थी, फिर म्यूजिक चलता था, फिर उसके बाद खत्म हो जाता था। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि हजारों में थे। हाँ, जब तारुल कादरी साहब के वो डंडा बरदार फौज, जिन्होंने डंडों के ऊपर कीलें लगाई हुई थी, वो आए थे, तो तब कुछ मजमा जरा बढ़ गया था। फिर जब कौमी असेंबली के ऊपर इन्होंने हमला किया था, तब थोड़े लोग ज्यादा थे। जबकि जब मैंने FIR कटवाई थी इमरान खान साहब और कजन तारुल कादरी साहब के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर, तब थे, या PTV के ऊपर जब किया था तब थे। बट मैं आपसे कोई यकीन से कहता हूँ, आप भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, सिचुएशन विल बी टोटली डिफरेंट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 16 को प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने इजलास बुला लिया, तो अब वो फौरन धड़ाधड़ वो कानून साजी कर लेंगे जो उनको करनी थी, और आप लोग तो यहाँ पे होंगे। नहीं, उन्होंने देखें, ये भी एक बौखलाहट है। आप अगर पास हिस्ट्री 2002 से तो मैं देख रहा हूँ, कभी सेशन जुमे की शाम को नहीं बुलाया गया। जुमे को, जुमे की नमाज से पहले सेशन खत्म कर दिया जाता है। अगर जुमे को कन्वीन हो तो 10 बजे होता है या 10:30 बजे होता है, 1 बजे जुमे की ब्रेक हो जाती है, उसके बाद नहीं। चूंकि मेजॉरिटी MNAs ने इतवार, हफ्ता इतवार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गुजारना होता है, तो ये बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि ये पहली दफा हुआ है, कम से कम मेरी 2002 से लेके 2018 बल्कि 2020 तक की जो मेरा वक्त गुजरा पार्लियामेंट में, पहली दफा हुआ है कि 4:30 बजे जुमे वाले दिन सेशन कन्वीन हुआ है। कर ले जो करना है उन्होंने उस दिन हम तो इंशाल्लाह मैदान जंग में होंगे, और ये अपना सेशन जो करना है कर लें। और ये सेशन जो हमने रेक्विजिशन किया था वो नहीं, ये गवर्नमेंट का रेक्विजिशन सेशन है।
अच्छा यार साहब, मुझे ये बताइएगा कि सीसीपी और लाहौर जो है उन्होंने तो मान लिया कि गद्दारी का मुकदमा उनके इल्म में था या उनके कहने पे किया गया होगा। अगर उनके इल्म में था तो इसका मतलब है कि अब पुलिस में ऐसी ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स हो रही है ना कि आप लोगों को सबक सिखाया जाए। जी, सिखा लें सबक। मुशर्रफ साहब के जमाने में पुलिस ने काफी सबक सिखाया था। आज मुशर्रफ साहब का कोई नाम नहीं लेता। नवाज शरीफ साहब जो नहीं थे, आज उनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। तो ये पुलिस वाले सिस्टम आते जाते रहते हैं। मगर जो उन्होंने कहा, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि जब इन्होंने वो गद्दारी वाला केस वापस लिया है, कि मैं भी उस कैटेगरी में आ गया कि जिसमें मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा जो हैं उनको गद्दार किया था। तो मैं उस कैटेगरी में आना मेरे लिए तो फख्र की बात थी। बाकी मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि हम सब में वो ज्यादा पाकिस्तानी और हम कम हैं और हम गद्दार हैं और दूसरा जो है वो पाक साफ है। हम किसी को गद्दार नहीं कहते। मगर ये भी तो देखें कि तारीख जो है ना वो याद कैसे रखेगी इन लोगों को, इस पर्चे को भी कैसे। और देखें, आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पर्चा काटना, मकसद ये इमरान खान साहब की वो तो बहुत डैमेजिंग प्लानिंग, हुआ है। वो नहीं, इमरान खान साहब की जो पहले प्लानिंग है, जो इन्होंने कश्मीर को गिव अप कर दिया, जो सुकूत कश्मीर इनके हाथों हो गया, वो साबित ये होता है कि इन्होंने कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करके इंडिया को पैगाम ये दिया है कि हिंदुस्तानी, मैं इनके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी पर्चा करवा सकता हूँ, जो कि आजाद। और आजाद कश्मीर के लोगों की जो नफरत बड़ी बड़ी है इमरान खान साहब के लिए, और जो मकबूजा कश्मीर के लोगों की वो सोच से बाहर है इनके, जो हमें मैसेजेस आते हैं या जो लोग बात करते हैं। और ये बड़ा बुरा मैसेज दिया है कश्मीरियों में, और बहुत अच्छा मैसेज इमरान खान साहब ने दिया है हिंदुस्तान को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये वही मोदी है ना जिनको इमरान खान साहब कहते थे कि मोदी इलेक्शन जीतेंगे तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। ये वही मोदी हैं जिन्होंने जब वहां बिश्केक में इन्होंने कहा कि मुझे पता था कि इन्होंने ये करना है, जिसपे इमरान साहब खुश, उनको तो बताया गया होगा कि हम करने लगे, इनके मुंह से गलती से निकल गया। ये वही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने जब 1 लाख हिंदुस्तान की फौज चली गई तो इमरान खान साहब ने कोई एक्शन, डिप्लोमेटिक एक्शन या डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव नहीं लॉन्च किया। सो ये पार्ट ऑफ द प्लान है उनका, ये कि वहां डिमोरलाइज कर दें कश्मीरियों को, और जो हमारे साइड के कश्मीरी हैं उनको भी डिमोरलाइज उन्होंने किया। बल्कि वहां तो रिजेंटमेंट भी हुई, और बाहर के ममालिक में कश्मीरी भी काफी इस पर सीख पा हुए हैं कि ये क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा 3 दिन पहले जनरल कमर बाजवा की स्टेटमेंट आई बड़ी स्ट्रेट कि हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। तो ऐसा जब तक गवर्नमेंट और आर्मी एक पेज पे हैं, इन जलसों से कितना को हुकूमत कमजोर हो सकती है? देखें, अगर तो वो पॉलिटिकली खड़े हैं तो हमें कहें कि जी वो हम पॉलिटिकली इनको बैक करेंगे, राइट और रॉन्ग, तो तब तो बात है। ये तो हर फौजी जो चीफ होगा वो यही कहेगा कि जी हम पाकिस्तान के साथ है और हुकूमत के साथ हैं। उनकी जिम्मेदारी है, बिकॉज दे आर सबॉर्डिनेट टू द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट। तो वो तो उनका तो ये बनता ही है कहना। मगर अगर वो ये कहें कि जी हम पॉलिटिकली इनके साथ खड़े, तो दैट मीन्स कि दे आर अलाइनिंग देमसेल्व्स। तो उनका जो मैसेज था वो क्लियर था हमारे लिए, वो कोई नई चीज नहीं थी, एक रूटीन की तकरीर थी। या साहब, लास्ट क्वेश्चन। कल मैंने एक वीलॉग किया था जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा के ऊपर, क्योंकि अब कानून साजी कोई नहीं हुई तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें वो अब चेयरमैन सीपैक नहीं रहे। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे उस पर एतराज़ किया, उनका जी वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस था। मैंने कहा वो तो लैप्स हो गया, उनका हो जाएगा ये वो। आप क्योंकि स्पीकर रहे हैं नेशनल असेंबली के, आप इस मामले को क्लियर कर सकते हैं? मैं जी बिल्कुल आपको क्लियर करता हूँ। हमारी सीपैक की कमेटी की मीटिंग हुई थी तकरीबन हफ्ता पहले, और वो मीटिंग शुरू हो गई। वो चेयरमैन जो है सीपैक वो कर रहे थे उसको, वो कर रहे थे, चेयर कर रहे थे उसको। और उस मीटिंग में वहाँ एक सेक्रेटरी साहब बैठे हुए, तो मैंने ये क्वेश्चन रेज किया कि यहाँ सीपैक से कोई साहब बैठे हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं बैठा हूँ। मैंने कहा जी आप क्या? कहते हैं जी मैं सेक्रेटरी हूँ। तो मैंने कहा आपको तनख्वाह मिल रही? कहने लगे नहीं मिल रही। मैंने कहा ऑर्डिनेंस आपको पता है कि जून में लैप्स हो गया? कहने लगे जी हाँ हो गया था। तो
मैंने कहा कि ये हमारी मीटिंग इज इलीगल बिकॉज इफ यू आर सिटिंग हियर इन व्हाट कैपेसिटी आर यू सिटिंग हियर, यू कैन नॉट सिट। अगर आपने बैठना है तो आप पीछे जाके ऑब्जर्वर बैठ जाएं। उसमें मुझे सारे MNAs फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड मी इन दैट, और उन्होंने कहा, तो वो जो सेक्रेटरी थे, हमें कोई जाती उनके खिलाफ तो कोई चीज नहीं थी सेक्रेटरी साहब के, तो वो जाके पीछे पिछली कुर्सी पे बैठ गए जस्ट एज एन ऑब्जर्वर। सो ना सीपैक के चेयरमैन है इस वक्त कोई, ना सेक्रेटरी है, ना उनकी अथॉरिटी है। और अगर ये जून के बाद इनको पुरानी सैलरीज देंगे तो इस पर ऑडिट ऑब्जेक्शन रेज होगा कि ये जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे तो दैट मीन्स ये काम ही नहीं कर रहे थे। अगर काम नहीं कर रहे थे तो इनको बैक डेट की जो गुजरे हैं वो सैलरी विल बिकम एन ऑडिट ऑब्जेक्शन विच दे विल नॉट बी एबल टू गेट दी सैलरीज एट ऑल। और फिर ये देखें कि अब इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है आसिम बाजवा साहब के हवाले से कि इन्वेस्टमेंट उनकी अमेरिका में है। अमेरिका और चाइना की ताल्लुकात जो हैं सीपैक के ऊपर वो बहुत ही कशीदा हैं, और अगर हम वो सीपैक को हेड करेंगे तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं होगा, वो कंट्रोवर्सी से उनको निकलना भी होगा। और मेरा ये ख्याल है नेशनल इंटरेस्ट की खातिर ही शुड नॉट, अगर वो रीअपॉइंट भी होते हैं बिकॉज ही कैन नॉट कंटिन्यू, वो रीअपॉइंटमेंट होगी अगर ये जो लेजिस्लेशन है वो पास हो जाती है तो रीअपॉइंटमेंट भी होगी। इट विल नॉट बी अ सर्विस टू पाकिस्तान और टू जो हमारी रिलेशनशिप जो चाइना के, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं वसूख से बात कर रहा हूँ, मेरी चाइनीज एम्बेसडर से और उनके अमले से मुलाकात होती है, होती रहती भी है। तो अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो वो पाकिस्तान से ज्यादती करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ग्रेसफुली और डिग्निफाइड तरीके से बाजवा साहब को इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। बट अगेन डिपेंड करता है ग्रेसफुल और डिग्निटी का मतलब क्या है। अच्छा यार साहब, लास्ट मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन तो मेरे ख़त्म हो गए, लास्ट में ये मैं करूंगा कि आप भी सोनियन है, इमरान भी सोनियन है, अगर आपको कोई इमरान खान को मैसेज देना हो कि यार पॉलिटिकल डिस्कोर्स कैसे करें और कैसे रीच आउट करें और निज़ाम को बचाएं, तो वो आपका मैसेज क्या होगा टू इमरान खान? देखिए, इमरान खान साहब को एक तो मैं मैसेज नहीं दूंगा, बट मैं आपकी बात पे कमेंट जरूर करना चाहूंगा। इमरान खान साहब जो हैं, अगर सोचते हैं कि लोगों को गालम गलोच करके गलत और झूठे इल्जाम लगा के और वो ऑपोजिशन अपनी सारी खत्म कर देंगे और वही नेक और पाक हैं, ना उनको EOBI का अली खान का स्कैंडल नजर आता है, ना उनको चीनी का स्कैंडल नजर आता है, ना उनको आटे का नजर आता है, ना उनको दवाइयां का नजर आता है, ना BRT का नजर आता है, ना मालम जबा का नजर आता है। लिस्ट बहुत बड़ी है। ना जो पंजाब में जो कुछ हो रहा है नजर आता है, मगर चलें वो भी है। जिस दिन वो गवर्नमेंट बन जाएंगे, वो बेचारे ऑपोजिशन के मोड में फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं सक रहे। जब तक वो, इट इज इम्पॉसिबल, जो गवर्नमेंट और होती है, ट्रेजरी और ऑपोजिशन होती है, वो एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उनको साथ साथ चलना होता है कहीं। और हमारा काम तो है पॉइंट आउट करना कि जी उनकी कोताहियां कहाँ हैं और कमियां कहाँ हैं, और दुनिया में ऑपोजिशन का ये रोल होता है। तो वो जिस दिन वो गवर्नमेंट में आ जाते, अगर वो गवर्नमेंट में जल्दी आ जाते तो शायद आज ये नौबत ना आती, मगर शायद उन्होंने कभी गवर्नमेंट चलाई नहीं, घर नहीं चलाया, उन्होंने कोई यूनियन काउंसिल नहीं चलाई, उन्होंने कभी कमेटीज की मीटिंग नहीं अटेंड की कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसे होती है। उसकी वजह से ये जो पुअर गवर्नेंस वगैरह ये सब कुछ लेके बैठ गई। सो अब मेरा ख्याल है बहुत लेट हो गया। इनको चाहिए था कि अगर ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट देते तो इनको रिस्पेक्ट मिल जाती, मगर चूंकि उनके खमीर में ही नहीं है किसी को रिस्पेक्ट देना, वो अपने करीबी साथी को कैसे डिच कर सकते हैं। दो ATMs को उन्होंने डिच किया है और अभी फिर से उनके खिलाफ ये करने वाले हैं, ये सबको पता है। मगर वो जब तक अब इट्स टू लेट उनको गवर्नमेंट में रहना चाहिए था, और गवर्नमेंट का काम है कि मामला स्मूथ चले। गवर्नमेंट ऑपोजिशन मोड में वो चल रहे हैं, जो कि उनके लिए मेरा ख्याल मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। या सादिक साहब, थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस। आप सुन रहे थे फॉर्मर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जनाब अय्याज सादिक का खरा सच गुफ्तगू उनकी। Until the next time, Allah.